जय हिंद साथियों, स्वागत है जीएस प्रैक्टिस हब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल और मद्य निषेध के लिए प्रैक्टिस सेट संख्या 11 को देखेंगे। 11 को भाग 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। वह वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उसको भी आप जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक सेट का 2 भाग में वीडियो बनाते हैं और प्रत्येक भाग जो है आपको पूरा डिटेल के साथ में बताया जाता है, इसलिए 2 भाग में बनाना पड़ा। नहीं तो अगर केवल ऑप्शन और आंसर दिखाते चले तो आपको एक वीडियो में आपको कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उससे हट करके पूरा जानकारी विशेष के साथ में आप लोग को बताते हैं, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। 1 से लेकर के आपको 56 तक ले प्रश्न को भाग 1 वीडियो में कंप्लीट कर दिया गया है। आज हम लोग भाग 2 वीडियो देख रहे हैं, जिसको मैं आपको 57 से लेकर के 100 तक ले प्रश्न को कवर करने वाले हैं और पूरा डिटेल के साथ में हम लोग देखते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ में और साथ में कलम और कॉपी जरूर लेकर बैठिएगा, क्योंकि जिस जौन सा टॉपिक से प्रश्न आई है सेट में, उसको भी आपको पूरे डिटेल के साथ में बताते हैं, ताकि आगे अगर उस टॉपिक से प्रश्न आए या फिर एग्जाम में उस टॉपिक से प्रश्न आए तो आपसे छूट नहीं पाए, ऐसा तैयारी के साथ में बताते हैं। प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ में वीडियो को जो दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप जो भी चलाते हैं, या व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा दीजिएगा। उसके लिए चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। चलिए, प्रश्न हम लोग का 56 नंबर है। 56 में दिया गया है कि पौधे में फ्लोएम जो है लोडिंग क्या है। फ्लोएम लोडिंग क्या होता है? देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले कि सही जवाब हो जाएगा ना, बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। जैसे स्रोत जो कोशिकाओं है, जैसे पत्ती है, शर्करा या फ्लोएम में सक्रिय परिवहन का काम करता है। तो सारे चीज आप भूल जाइए, आप केवल याद रखिए परिवहन का काम। जो फ्लोएम का काम है ना, वो परिवहन का काम होता है। अब इसको डिटेल करते हैं और इसका पोस्टमार्टम करते हैं। जैसे जाइलम है, 2 प्रकार का होता है पौधा में वहन के लिए। जैसे एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। जाइलम को कार्य को देखिए। जाइलम को जो कार्य है, जड़ से पत्ती की ओर जो है ना घुले हुए खनिज, जमीन से जो घुली हुई खनिज और पानी जो है आपको जाइलम ऊपर की ओर लेके जाती है, पेड़ के सभी भाग तक पहुंचाती है, पत्ती तक पहुंचाती है। तो यह खनिज पदार्थ को ऊपर ले जाने का काम करता है, ठीक है। और उसके बाद में इसमें जो कोशिका होता है, मृत कोशिका के द्वारा यह वहन करते हैं, उसको बहिकाएं कहा जाता है। बहिकाएं और तंतु, ये तीनों शामिल है। परिवहन के रूप में आपने देखे कि एक दिशीय करता है। जो आपको जाइलम है, केवल और केवल आपको जमीन से आपको मिट्टी और खनिज ले करके ऊपर की ओर पहुंचाने का काम करती है। साढ़े टहनियों में ऊपर की ओर काम करते रहते। इसको कह सकते हैं कि एक दिशा में ही वहन कर रही है, एक दिशा में ही वहन कर सकते, केवल ऊपर की ओर। और सहायक की क्या क्या है? जाइलम जो सहायक है, पौधा को जो यांत्रिक सहारा देने में और मजबूती देने में आपको यह सहायक होता है। इसके बाद में इसका पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है फ्लोएम। फ्लोएम को क्या कार्य है? फ्लोएम का कार्य है कि जिससे पत्तियां में जो बनी हुई भोजन है ना, खाद्य पदार्थ जो बन गया, शर्करा जो बन गया है, खाद्य पदार्थ इसमें शर्करा के रूप में होता है, तो उसको पेड़ के सभी भाग तक पहुंचाना इसका काम है फ्लोएम का। तो देखे, जाइलम को खाद्य पदार्थ को ऊपर की ओर ले जाना है, फ्लोएम को बनी हुई खाद्य पदार्थ, बनी हुई भोजन है, उसको सभी भाग तक पहुंचाना इसका काम है। इसमें कोशिकीय देखे तो इसमें जीवित कोशिकाएं पाए जाते हैं, छलनी होती है, नलिकाएं होती है और सहचर होती है। परिवहन करता है तो आपको दिखिएगा, ये द्विदिशीय कह सकते हैं, या आपको नीचे ऊपर दोनों, ये नीचे ऊपर आपको दोनों करने का काम करता है। इसका वहन का जो एरिया हुआ, नीचे भी और ऊपर भी। जैसे खाना ऊपर बन गया है तो नीचे की ओर पहुंचाएगा और सारी टहनियां में पहुंचाएगा। और उसके बाद में देखिएगा, तो 2 पॉइंट आपने कंप्लीट देखे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 57 नंबर है। 57 नंबर में है जो ट्रांसक्रिप्शन है। ट्रांसक्रिप्शन जो है प्रक्रिया का डीएनए टेम्पलेट से क्या संश्लेषित होता है? तो ये डीएनए जो है, डीएनए टेम्पलेट से आपको आरएनए के अणु को संश्लेषित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अब हम आपको सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन जो प्रक्रिया है ना साथियों, यह डीएनए के अणु के साथ में एक खंड जो होता है, अलग अलग खंड के रूप में होता है, उसको जीन के रूप में कहते हैं। तो यह संग्रहित आनुवंशिका को जो जानकारी है, आनुवंशिक की जानकारी है डीएनए में, तो उसको एक जो है पूरक बनाता है, पूरक आरएनए के रूप में परिवर्तित करता है, उसको कॉपी करता है, फोटोकॉपी करता है, ठीक है। और उसका जो है आपको परिमाण के रूप में देखिए क्या बनेगा कि आरएनए के अणु का प्रकार बनेगा।
आइए इसको में जो आपको देखिए मुख्य रूप से क्या क्या आरएनए के अणु का प्रकार बनेगा। जैसे में मैसेंजिक आरएनए होता है, इसको आपको लिखा मिलेगा, छोटा एम रहेगा और बड़ा आर रहेगा और एन रहेगा और ए, तो मैसेंजिक आरएनए हो जाएगा। फिर प्रोटीन संश्लेषण के रूप में ये सब काम करता है। ट्रांसफर आरएनए यानी कि टीआरएनए हो जाएगा। फिर राइबोसोमल आरएनए यानी कि छोटी आर आरएनए हो जाएगा। तो मैसेंजिंग, ट्रांसफर और राइबोसोमल होता है, और यह सभी के सभी जो है प्रोटीन पाचन में काम करने लगता है। 58 नंबर प्रश्न है कि बायोएथिक्स है ना, बायोएथिक्स किससे संबंधित है? बायोएथिक्स है जो आपको देखिएगा, यह जीव विज्ञान और चिकित्सा में जो नैतिक मुद्दे है ना, जो मतभेद है और मुद्दे है, उसको समाधान के लिए जो बायोएथिक्स में अध्ययन किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपको इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में 58 नंबर प्रश्न देखिए। 58 नंबर में है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में हो जाएगा। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग हेडक्वार्टर देख रहे हैं, तो जितना भी ऑप्शन दिया गया है उस सारे को हेडक्वार्टर देखते हैं। जैसे में जिनेवा में देखिए और किसका किसका हेडक्वार्टर है, जैसे WTO विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO, फिर उसके बाद में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जिनेवा में ही है। WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन है, जिनेवा में ही है। और ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी है, यह भी जिनेवा में ही है। तो तीनों का मुख्यालय हमने जिनेवा में देखे। आगे अगर प्रश्न आएगा तो हम लोग से छूट नहीं पाना चाहिए। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में आप देखिए न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क ये ऑप्शन ए में दिया गया है। न्यूयॉर्क ऑप्शन ए में दिया गया है, इसको हम लोग पोस्टमास्टर में करते हैं। तो देखिए इसको में जो है आपको सबसे पहले कि UN यानी कि संयुक्त राष्ट्र का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में हो जाएगा। और उसके बाद में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल निधि जो है उसका भी आपको मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा, उसके बाद में आपको पेरिस फ्रांस बी ऑप्शन में है। देखिए पेरिस फ्रांस में किसका किसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है? तो सबसे पहले है कि यूनेस्को का है। यूनेस्को यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन है, उसका हेडक्वार्टर भी पेरिस फ्रांस में है, उसको यूनेस्को कहते हैं। उसके बाद में OECD यानी कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है, इसका भी हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। उसके बाद में देखिएगा डी ऑप्शन में दिया गया है लंदन, यूके में किसका किसका है? तो यूके में आप देखिए, ध्यान रखिएगा, एम्नेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है जो लंदन में, कई बार प्रश्न में आया हुआ है। तो इतनी सारे आपको फैक्ट में बताया, आप साथ में नोट करते चले जाइएगा तो कहीं ना कहीं ज्यादा बेहतर कर पाएंगे, सभी से आप अच्छा बेहतर कर पाएंगे। 60 नंबर प्रश्न है आप लोग के सामने। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? देखिए जब सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करेगा या विरल से सघन में प्रवेश करेगा, तो यहाँ विरल से सघन में प्रवेश करने की बात कही जा रही है। तो इसको में सही जवाब जो हो जाएगा ना कि आपको जो तरंगदैर्घ्य है ना वो घटती है, यानी कि बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि वेग घटती है तो आवृत्ति स्थिर रहती है, आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो तरंगदैर्घ्य पर प्रभाव पड़ता है, यह घट जाती है। उसके बाद में देखिए, अब आप से देखिए प्रकाश से आप देख रहे हैं, प्रकाश मेन पॉइंट को पकड़िए कि प्रकाश क्या है। अब प्रकाश से देखिए, प्रकाश जो है विरल से सघन में जाने पर तरंगदैर्घ्य घटता है, ठीक है। और वही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो आवृत्ति है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा। अगर वही प्रकाश का वेग की बात किया जाए माध्यम के अकॉर्डिंग में, तो माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, यानी कि माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा हो या कम हो तो प्रकाश का वेग जो है कम बेसी हो सकता है। तो हम लोग 3 से 4 पॉइंट को देखें। आगे देखिए 61 नंबर प्रश्न है। 61 नंबर में साथियों की एक खगोलीय दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए अभिदृश्यक लेंस में फोकस जो है और नियंत्रक लेंस के फोकस दूरी में क्या परिवर्तन करना चाहिए? तो इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि फोकस बढ़ाना चाहिए और नियंत्रक लेंस के फोकस दूरी है उसको आपको घटाना चाहिए। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा 61 नंबर के लिए। आगे देखिए 62 नंबर, बहुत अच्छा प्रश्न है। 62 नंबर में है घूर्णन गतिज ऊर्जा यानी कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या है? इसको में सूत्र पूछा है।
सबसे पहले सूत्र आपको बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए आपको केवल इस पॉइंट से देखिए घूर्णन को छांट दिए यहाँ पे, केवल गतिज ऊर्जा को ही आपको सूत्र देख लीजिए और उसके बाद में इसका फॉर्मूला अथी देख लीजिए, परिभाषित देख लीजिए। जैसे में गतिज ऊर्जा है ना, गतिज ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न हुई ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसको काइनेटिक एनर्जी केवल कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी का जो सूत्र होता है ध्यान रखिए 1/2 mv² होता है, mv² होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको फॉर्मूला टाइप पर प्रश्न भी आ जाते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्न भी आते हैं। सूत्र को आप याद रखिएगा, यह गतिज ऊर्जा का सूत्र है। उदाहरण के रूप में है, जैसे देखिए तो बंदूक से निकली हुई गोली में सबसे अधिक गतिज ऊर्जा रहती है। उसके बाद में घूर्णन गति में देख लीजिए, अभी इसको हटा दीजिए। अब यहाँ पे जो घूर्णन गति हम लोग छांटे थे इसको अब लोग देखते हैं। जैसे इसको में है घूर्णन गति में क्या परिभाषित से समझ पाएंगे। जैसे इसको में है ना कि किसी वस्तु को अपने घूर्णन अक्ष के परितः जो घूमने के कारण जो ऊर्जा मिलती है ना, उसको घूर्णन गतिज ऊर्जा कहते हैं। और उसका सूत्र आपने देखें कि यह हुआ 1/2 IW² हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा 63 नंबर प्रश्न। 63 में है कि लेंज का नियम है कि प्रेरित धारा के दिशा के बारे में क्या बताता है। लेंज का नियम प्रेरित धारा की दिशा के बारे में क्या बताएगा। सही जवाब आपको इसके लिए हो जाएगा, तो देखिए जो है जो उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न हुआ, जिससे है जो इसे उत्पन्न किया गया उसका वह विरोध करता है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। इसके लिए ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न 64 नंबर में है कि एंटी डायट्रिक हार्मोन जो है ADH या जो वैसोप्रेसिन है, यह मुख्य कार्य क्या है। इसका वैसोप्रेसिन है, इसका मुख्य कार्य को बारे में पूछा है कि मुख्य कार्य इसको क्या होगा। तो इसका जो मुख्य कार्य होगा ना, वृक्क नलिकाओं में जल का पुनः अवशोषण को बढ़ाना। इसके लिए आपको इसका सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन आपको सही जवाब है 64 नंबर प्रश्न के लिए, बी ऑप्शन। उसके बाद में आगे देखिए 65 नंबर प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपको रहेगा ही, कम से कम दो से तीन रहेगा। आपको किसी भी प्रकार की एग्जाम दे रहे हैं उसमें रहेगा। देखिए इसमें क्या है कि स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है, यानी कि रोग है और यह हुआ संचरण का तरीका है कि वो फैलता कैसे है। जैसे देखिए जुकाम जो है ना, जुकाम आपको वायु विहित बूंद, यानी कि वायु में जो छोटे छोटे बूंदे फैली हुई उसके वजह से आपको जुकाम, सामान्य जुकाम होता है। हैजा है, हैजा आपको दूषित जल या भोजन करते हैं तो उसके माध्यम से फैलता है। मलेरिया है, मलेरिया मच्छर को काटने से फैलता है। और एड्स जो है आपको रक्त आघान, यानी कि रक्त को दूसरे के शरीर में चढ़ाने या यौन संपर्क या इंजेक्शन के माध्यम से, ये असुरक्षित यौन संपर्क करते हैं तो उसके माध्यम से भी एड्स फैलता है। अब इसको पूरा डिटेल पे चलते हैं। इतना रहने के बावजूद में भी हम लोग डिटेल क्या कर रहे हैं। जैसे देखिए हैजा के देख लीजिए, अभी हम लोग स्पेसिफिक जो उस पे बात कर रहे हैं उस पे आपको हाईलाइट कर रहे हैं। हैजा है, हैजा जो है जीवाणु संक्रमण है, जीवाणु से फैलने वाली संक्रमण है। और इसको में जो है आपको ना ध्यान रखिएगा, इसको में आपको विब्रियो जो है ना कोलेरी बैक्टीरिया से यह दूषित होता है। जो जल जो है विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया से दूषित जल हो गया या भोजन हो गया उसको करते हैं तो ये आपको हैजा फैल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा जैसे मलेरिया है, मलेरिया आपको सी ऑप्शन में दिया गया है मलेरिया। तो मलेरिया जो है आपको देखिए कैसे फैलता है। मलेरिया में सबसे पहले जो है आपको प्लाज्मेडियम परजीवी के कारण ये फैलता है। और उसका वाहक जो प्लाज्मेडियम परजीवी है उसका वाहक आपको जो है मदा एनफ्लीज मच्छर होता है। ध्यान रखिए, मदा एनफ्लीज मच्छर, ये तीनों पॉइंट आपको एग्जाम में टर्न करके पूछते रहता है। उसके बाद में आप एड्स के देखिए, जैसे एड्स है ना, एड्स कैसे फैलता है। एड्स जो है सबसे पहले एड्स का फुल फॉर्म जानेंगे तो इक्वायर्ड इम्यूनो डिफरेंशिएटिव सिंड्रोम है। ध्यान रखें, इम्यूनो डिफरेंशिएटिव सिंड्रोम है। और यह फैलने का कारण HIV होता है, जो ह्यूमन इम्यूनो डिफरेंशिएटिव वायरस के कारण फैलता है। ठीक है, यह असुरक्षित यौन संबंध अगर मनाते हैं तो जिसके कारण
या तो फिर उसके बाद में आपको संक्रमित रक्त, जो व्यक्ति संक्रमित है उसका रक्त आपने यूज किए, चढ़ाए हैं, अपना शरीर में लिए हैं, तब हो सकता है। या फिर संक्रमित सुई है, उसके माध्यम से, यानी कि सुई किसी को पड़ा, उसको HIV था, वह आपको सुई उसी से पड़ा है, तो ऐसा संक्रमण फैलने का साधन हो जाता है। या तो फिर किसी के मां में फैले हो तो उसको बच्चा में अनिवार्य है कि जाएगा दूध के माध्यम से। आगे देखिएगा 66 नंबर प्रश्न को। 66 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, क्या सही जवाब होगा दीजिए, आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताते चलिए क्या सही जवाब है। 66 नंबर प्रश्न जो है आपको देखिए, यह आया हुआ प्रश्न है। जो रत्नावली की रचना है किसने की थी? ये रत्नावली जो है, इसका रचनाकार जो है हर्ष द्वारा, यानी कि हर्षवर्धन इनका पूरा नाम है। ये पहले वाला सेट में आया था, उसके में हमको पूरा डिटेल बताए थे। अगर वो वीडियो देखे होंगे तो इसका प्रश्न को जवाब आप जान रहे हैं, पूरा देखे होंगे तो आपको 66 नंबर प्रश्न के लिए आपको सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए फिर से मैं बता दे रहा हूं, तो हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई जो रचना है, कौन कौन सी रचना है? एक रत्नावली हो गया, एक प्रियदर्शिका हो गया, एक है नागानंद। ये तीन को आप याद रखिएगा, और तीनों जो लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। उसके बाद में हर्षवर्धन के दरबारी कवि के रूप में जो है बाण भट्ट काम करते थे। हर दरबारी कवि, यह भी प्रश्न आता है। और बाण भट्ट एक पुस्तक लिखे हर्षचरित्रम, वो दरबारी कवि होकर के हर्षचरित्रम जो लिखे हैं, उसमें हर्षवर्धन के जीवनी के बारे में जानकारी दिया गया है। और दरबारी कवि जो बाण भट्ट थे, उनको एक और बुक है कदंबरी, यह भी आपको आगे वाला सेट में आया था। तो ये चारों पॉइंट आपको इंपॉर्टेंस है, नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर है। दूसरा ए ऑप्शन में देख लीजिए, ए ऑप्शन में आपको दिया गया है सूरदास। ए ऑप्शन में जो आपको सूरदास दिया गया, इसको हम लोग देखते हैं। सूरदास को जो कौन कौन रचना है, तो सबसे पहले कि सूर सागर है, सबसे प्रसिद्ध है। फिर ओकर में सूर सुरावली है। फिर साहित्य लहरी है, साहित्य लहरी भी कई बार प्रश्न में आया है, दरोगा टाइप के प्रश्न ये है। और इनके जो आपको फेमस में आपने देखें कि सूर सागर जो है, यह भगवान कृष्ण के लिए जो लीला पर आधारित यह कृति है। उसके बाद में कालिदास, बी ऑप्शन में कालिदास है। कालिदास के देखिए, कालिदास के कौन कौन सी कृति है, तो इनको देखिए नाटक, महाकाव्य और खंड काव्य, 3 भाग में लिखे हैं। और देखिए पहला भाग से नाटक में देखिए, नाटक में कौन कौन सा प्रसिद्ध है, तो अभिज्ञान शकुंतलम, फिर उसके बाद में विक्रमोर्वशी और मलविका गणित्रम, ये 3 वो है जो आपको नाटक में प्रसिद्ध है। फिर महाकाव्य के रूप में रघुवंशम और कुमार संभवम, ये 2 को प्रसिद्ध है। और खंड काव्य के रूप में देखें तो मेघदूत और ऋतुसंहार, ये जितना भी हमने बताए सारे के सारे प्रश्न में पूछे गए हैं, अलग अलग सेट में पूछे गए हैं, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन पूछे गए हैं। इसीलिए आपको इतना मेहनत के साथ में, इतना डिटेल के साथ आपको ला रहे हैं। तो आप लोग का दायित्व तो बनता है कि इसको वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा और वीडियो को अंत तक बने रहिए। 67 नंबर प्रश्न है, मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकारी कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग ही स्थापित कर डाला था? तो इसके लिए आपको सही जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि अब्दुल सम्मद जो थे, उनके वो चित्रकारी थे और उनके नेतृत्व में ही आपके अकबर के द्वारा एक पृथक विभाग बनाया गया था चित्रकला के। अब आगे देखिएगा डिटेल में, इसको डिटेल हम लोग करते हैं। तो इसको डिटेल में अगर देखते हैं तो जैसे मुगल काल में चित्रकला का जो है शुभारंभ हुआ था, तो वह बाबर के समय में हुआ था। नोट करिएगा, बाबर और हुमायूं के समय में है जो मुगल काल में चित्रकला का जो शुभारंभ हुआ था, यानी कि स्टार्ट हुआ था। चित्रकला विभाग का स्थापना या नियम है वह अकबर के शासनकाल में दिया गया। मुगल काल में ही चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया है, स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा गया है, तो वह जहांगीर के काल को कहा गया है। उसके बाद में आईने अखबारी में कुल मिलाकर के 17 चित्रकारी का उल्लेख मिलता है। इतना सारे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है, नोट कर लीजिएगा। 68 नंबर प्रश्न देखिए, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसको बनाया गया था? टीपू सुल्तान की जब मृत्यु हो जाती है उसको बाद में कृष्णा राजा तृतीय को बनाया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन आपको इसके लिए सही जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन। उसके बाद आगे की प्रश्न है 69 प्रश्न देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो लगभग में हर एग्जाम में मिलेगा इसका प्रश्न। वास्को डी गामा भारत कब आया था? और यह एकदम बच्चे इसको जानते हैं।
वास्को डी गामा देखिए, वास्को डी गामा से ही जितना भी मैं बता दे रहा हूँ उससे ज्यादा आपको प्रश्न में कभी किसी प्रकार के प्रश्न उससे ज्यादा आ ही नहीं सकता है। नोट करिएगा। जैसे वास्को डी गामा है, कौन सा देश का यात्री था? तो सबसे पहले कि यह पुर्तगाली यूरोपियन था, पुर्तगाल से आया था। उसके बाद में पहुंचा था कब? तो ये 1498 में पहुंचा था, 1498 में पहुंचा था, 1498 में पहुंचा था। और पहुंचा था और पहला बार, एक बार ये भी याद रखिए, पहला बार आपको ये 1498 में, दूसरा बार जो है आपको 1502 में आया था। ध्यान रखिए, वो ऑलवेज लिख लीजिएगा। आपको दूसरा बार जो है आपको 1502 में ये आया था और यहीं इसको मृत्यु हो गया था। अब उसके बाद में देखिए, ये पहला बार जो है आपको पहुंचा था कहाँ? तो कालीकट केरल पहुंचा था। अच्छा, इसको सहायता कोई व्यक्ति किया था, तो यह किसके सहायता से यहाँ पहुंचा था? तो गुजरात के व्यापारी अब्दुल जो आपको मस्जिद है, उसने इसको रास्ता दिखाया था। और कालीकाट में इसको स्वागत करने के लिए कौन सा राजा आया था? तो एक हिंदू शासक जमोरिन है, जमोरिन ने इसको आपको स्वागत करने के लिए वहां आया था। अब वास्को डी गामा आया था, पेशा से क्या था? तो इसका उद्देश्य जो था ना, यह व्यापारी था और व्यापारिक खोज में आया था। तो यह मसाला के व्यापार करने के उद्देश्य से आया था और व्यापार में इन्होंने लगभग में यहाँ से जो खरीद करके मसाला ले गया, वो यूरोप में जा करके 60 गुना मुनाफा कमा करके बेचा। तो इतने सारे इंपॉर्टेंस इसका फैक्ट है, ये आपको याद रखने योग्य है। 70 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है उसका अध्यक्षता किसने किया था? सबसे पहले आपको सही जवाब हो जाएगा बोमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। अब कांग्रेस से संबंधी फैक्ट जो है आपको मैं बता रहा हूं, उसको नोट करिएगा या समझिएगा। सबसे पहले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना है आपको 28 दिसंबर 1885 में होता है। 28 दिसंबर 1885 में इसका स्थापना होता है। स्थापना का स्थान कौन सा स्थान पे होता है? तो बंबई में होता है और गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका होता है, स्थापना का जगह था। संस्थापक में देखिए, संस्थापक इसका कौन था? तो जो एलन एक्टोबियन ह्यूम था, इसको एओ ह्यूम भी जाना जाता है। तो एओ ह्यूम इसका संस्थापक था। उसके बाद में आपको एओ ह्यूम था क्या? तो यह जो था रिटायर्ड अंग्रेज का आईसीएस अधिकारी था। आगे देखिएगा, जो प्रथम अधिवेशन जो हुआ था, प्रथम अधिवेशन 28 से लेके 31 दिसंबर 1885 तक हुआ था, उसका अध्यक्षता बोमेश चंद्र बनर्जी कर रहे थे। और इसको वे प्रतिभागी सदस्य जो है, कितना लोग प्रतिभागी लिए थे? तो टोटल आपको 72 लोग प्रतिभागी बने थे प्रथम सम्मेलन में। अब इससे संबंधित और इंपॉर्टेंट चीज को नोट करिएगा और समझिएगा। जैसे देखिए, 1886 में कोलकाता में दादा भाई नौरोजी, 1886 में कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ, एक साल 85 में उसका स्थापना हुआ, एक साल बाद जो अधिवेशन होता है, दादा भाई नौरोजी उसका अध्यक्षता करते हैं। और जो है आपको उसमें प्रतिनिधि की संख्या जो बढ़ करके 434 हो गया। ठीक है, फिर उसके एक साल बाद 1887 में मद्रास में अधिवेशन होता है और उस अधिवेशन की अध्यक्षता है बदरुद्दीन तैयबेजी कर रहे थे, बदरुद्दीन तैयबेजी कर रहे थे। इसको में महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयबेजी। 1888 में देख लीजिएगा, इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था और इसको में जो प्रथम अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज इलो इसका अध्यक्षता कर रहे थे। 1896 में देखिएगा, कोलकाता में अधिवेशन हुआ था और इसको में रहीमतुल्ला सियानी इसको अध्यक्षता कर रहे थे। और इसको में जो पहली बार जो है राष्ट्रीय गीत गाया गया था 1896 वाला में। 1906 में देखिएगा, 1906 में अधिवेशन जो हुआ था, 1906 में अधिवेशन कोलकाता में हुआ था और इसमें जो है दादा भाई नौरोजी फिर से कर रहे थे अध्यक्षता। और इसमें स्वराज का प्रस्ताव पारित हो गया और मुस्लिम लीग का स्थापना भी है, इसी के समय में हुआ था 30 दिसंबर 1906 को। आगे देखिए, इतना सारे फैक्ट आपको बताए जो आपको यूट्यूब पर इतना कोई नहीं बताएगा। आपको इतना जानकारी पैड कोर्स में देगा और पैड कोर्स में भी देखिए उन लोग का बेचने का तरीका क्या होता है कि आपको अपने चेहरे उनको अपना चेहरा पर फेमस होकर के बेचते हैं और उसके बाद में कोर्स ले लीजिए तो उसमें पढ़ाने वाला कोई दूसरा टीचर रहता है, जो पढ़ने में मन लगे बेकार का पैसा लग जाता है। 72 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित एक समिति के सदस्य नहीं थे? तो देखिए, इसको में आपको राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, उसका अध्यक्ष नहीं थे। और यह कौन सा समिति था उससे आपको सबसे पहले पकड़ना है। तो इसके लिए आपको देखिए, यह आपको जो था कौन सा समिति था, तो
इसको मैं आपको देखिएगा 72 नंबर के लिए है। 29 अगस्त 1947 को जो गठित हुई थी तो प्रारूप समिति हुआ था, ध्यान रखिएगा। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति का गठन हुआ था और इसमें जो संविधान तैयारी करने का इसका काम दिया गया था। इसका अध्यक्ष था भीमराव अंबेडकर, अध्यक्ष बने थे, भीमराव अंबेडकर थे इसका अध्यक्ष बने थे। आगे देखिएगा 73 नंबर प्रश्न है। 73 नंबर में है, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम निषेध था। कौन सा अनुच्छेद में यह दिया गया है? यह अनुच्छेद 23 में दिया गया है साथियों। उसके बाद में अनुच्छेद आपको 24 में है, बालकों का कारखाना में नियोजित से निषेध बताया गया। अनुच्छेद 24 में बालक है उसको कारखाना में आप नियुक्त नहीं, उससे काम नहीं करवा सकते हैं, इसका निषेध है। अनुच्छेद 25 देख लीजिए, 25 में जो है 25 में आपको अंतःकरण का स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 26 जो है इसको में आपको धर्म के प्रबंधन की अधिकार दिया गया, धर्म है उसका प्रबंधन का अधिकार दिया गया है, डी ऑप्शन में आपको। उसके बाद में सही जवाब आपको अनुच्छेद 23 इस प्रश्न के लिए है। 74 नंबर प्रश्न है। 74 नंबर प्रश्न में देखिएगा, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? देखिए, प्रतिकूल जो भुगतान का संतुलन है यह जो आपको आयात जो है निर्यात से अधिक हो जाएगा ना। आयात है यानी कि दूसरा देश से जो सामान लाते हैं उसको आयात कहते हैं, और निर्यात का मतलब जो अपने देश से कोई सामान दूसरा देश में बिकने जा रही है तो उसको निर्यात कहते हैं। तो जब दूसरा देश से सामान ज्यादा लेके चलाएंगे और अपना देश वाला कम बिका है, दूसरा देश में गया है, तो ऐसा परिस्थिति में आपको प्रतिकूल भुगतान हो जाता है, यानी कि उसको पैसा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। 74 नंबर के बाद 75 नंबर प्रश्न देखिएगा। अरे, किसी वस्तु को कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? जब किसी वस्तु का कीमत वृद्धि हुआ है तो पैसा का वैल्यू गिर जाएगा। अगर पैसा का वैल्यू बढ़ा है तो वस्तु का कीमत गिर जाएगा। ध्यान रखिए, इसका एकदम अपोजिट चीज है। सही जवाब क्या हो जाएगा कि मुद्रा का मूल्य में गिरावट और वस्तु का मूल्य में वृद्धि। डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। एकदम आपको ऐसा प्रश्न घुमा के आएगा, मुद्रास्फीति से आएगा, जो कि पहले वाला अभी इसके पहले वाला नंबर में आपको बताए थे, पहले वाला सेट में, सेट नंबर 1 में बताया गया है। आगे देखिएगा 76 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य देश है? तो इसको में देखिए, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है, श्रीलंका भी, ईरान भी है। तो आपको ईरान नहीं है, सॉरी ईरान नहीं है, इसके लिए आपको ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ईरान इसको में जो है नहीं है। 78 नंबर देखिए, यदि किसी त्रिभुज के कोण 45 डिग्री से 65 डिग्री की, तो तीसरा कोण जो शेष कोण का बाह्य कोण ज्ञात करने के लिए कहा है, यह आएगा। ध्यान रखिएगा कैसे करेंगे इसको। आपको 45 और 65 को जोड़ लीजिएगा और आपको 180 में से घटा दीजिएगा, ठीक है। ऐसे करके आप बना सकते हैं। मैथ का प्रश्न है, आप देख लीजिएगा। इसको पर डिस्प्ले पर उतना बनाने में बनता नहीं है, छोटा डिस्प्ले रहता है। आगे देखिएगा 79 प्रश्न है, ये भी आपको मैथ का ही प्रश्न है, इसका आंसर आपको सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में 80 नंबर प्रश्न है। 80 नंबर प्रश्न के लिए देखिएगा, 5 सेंटीमीटर लंबाई एक जो पिन है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से जो है आपको 50 सेंटीमीटर दूर रखी जाती है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसके प्रतिबिंब जो है आपको दर्पण के सामने और 2 मीटर की दूरी पर बनेगा। दर्पण सूत्र का इस्तेमाल करके इसको आप बना सकते हैं। 81 नंबर है, एक परमाणु जो है, एक परमाणु एल कोश में जो है आपको अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है? तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन है जो आपको 8 को रख सकता है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, कहा कि होल प्रभाव यानी कि होल इफेक्ट का उपयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? तो होल इफेक्ट के लिए जो है आपको इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अर्धचालक में आवेशित वाहक का प्रकार यानी कि इलेक्ट्रॉन या होल का उनकी सांद्रता के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न देखिए, 83 नंबर में है, किसी कंपन करती हुई डोरी में उत्पन्न हुई जो आगामी तरंग है, जो अपगामी तरंग है, तो यह निस्पंदन में बिंदु जहां है वहां जो कण है उसका आयाम क्या होगा? उसका कण का जो आयाम होगा ना साथियों, आपको न्यूनतम हो जाएगा या तो फिर 0 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपको सही जवाब है 83 नंबर के लिए। 84 नंबर प्रश्न देखिएगा, बीरबल साहनी जो पूरा वनस्पति विज्ञान संस्थान है वह कहाँ है? तो यह आपको लखनऊ में है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, कह कि अति पारासी विलयन
में जो रखी गई कोशिका है उसको क्या होगा, अति परासी विलयन यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर कोई कोशिका रखा गया है तो वह सिकुड़ जाएगी और जल जो है जल बाहर निकल जाएगा और वही परिसरण हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा इसके लिए। 86 नंबर प्रश्न है, 86 नंबर में है वित्त वर्ष 2024 से 25 में जीएसटी संग्रह जो है वृद्धि दर में कौन सा राज्य सबसे प्रथम स्थान यानी कि ऊंचा रहा है, शीर्ष पे रहा है, तो यह छत्तीसगढ़ रहा है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है हाल ही में किस देश ने यूनेस्को से अपना नाम वापस लेने का घोषणा कर लिया है, तो यह जो है निकारागुआ है, निकारागुआ है। ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, 88 नंबर, भारत ने पहली बार किस देश के साथ में जो है मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास में भाग लिया है। ये आपको करंट वाले जो सेट बताए हैं उसको मैं आपको यह प्रश्न था बताए हैं, यह मालदीव के साथ में किया गया है। 89 नंबर प्रश्न है विश्व एथलेटिक्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो यह 7 मई को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 90 नंबर है भारत का पहला जो ट्रांसमीडिया जो इंटरटेनमेंट सिटी है, ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट सिटी किस शहर में बनाया जाएगा, तो यह अमरावती में। यह भी आपको करंट वाले क्वेश्चन में, करंट वाले सेट में जो है आपको बताया गया है। 91 नंबर प्रश्न है जो इलेक्ट्रॉन स्नेही वह रासायनिक प्रजाति है जो आपको इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करती है यानी कि इलेक्ट्रॉन को तलाश में रहता है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 92 नंबर प्रश्न। 92 नंबर में दिया गया साथियों कि इनमें से कौन सी जो है जैव निम्नीकरण की सटीक परिभाषा है, तो इसमें आपको देखिएगा डी ऑप्शन जो सही मिलेगा, यानी कि जीवों के क्रिया द्वारा हानिरहित जो है ना, हानिरहित उत्पाद में विघटित होने की सूक्ष्म प्रक्रिया जो है आपको यह जैव निम्नीकरण कहलाता है। आपको डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। 93 नंबर प्रश्न है, 93 नंबर में है कि आरएनए अणु में जो है राइबोज, ठीक है, राइबोज शर्करा के किस कार्बन परमाणु पर जो है आपको हाइड्रोक्सिल यानी कि -OH समूह होता है जो डीएनए के जो है आपको डीऑक्सीराइबोज है शर्करा का अनुपस्थिति होता है। तो इसको आपको बी ऑप्शन देख लीजिएगा, सॉरी बी ऑप्शन C2 हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है मछलियों में जो रक्त परिसंचरण का संबंध गलत कथन को पहचाना। इसको मछलियों में जो रक्त परिसंचरण जो होगा आपको इसको में ध्यान दीजिएगा कि आपको डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, सॉरी डी ऑप्शन नहीं सी ऑप्शन, देखिए सी ऑप्शन माफ करिएगा, सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। यानी कि जो है 2 कक्षीय हृदय में जो दोहरा परिसंचरण होता है यह इस कथन के अनुसार गलत है, यह गलत होता है, ऐसा नहीं होता है। बाकी जो है आपको देखिए नीले से रक्त केवल जो है आपको क्लोमा में यानी कि गिल्स में जाता है, फिर उसके बाद में गिल्स से रक्त शरीर के जो बाकी हिस्से में भेजा जाता है सही है, और शरीर में रक्त है अलिंद में प्रवेश करता है, यह सही है। लेकिन आपको सी वाला जो है सही नहीं है, सी वाला इसको में गलत है। आगे देखिएगा 95 नंबर में है कि गैसों का अणु सिद्धांत, गैसों का जो अनुगति सिद्धांत है वो अनुगति सिद्धांत जो है आपको अभिधारणा यानी कि पोस्टुलेट नहीं है। इसको में कौन सा जो गैसों का जो अणु का सिद्धांत है अनुगति का सिद्धांत नहीं फॉलो करेगा, तो इसको में देखिएगा, इसको में जो अणु के बीच में जो बल है, बीच में प्रबल आकर्षण बल होता है, यह गलत है। प्रबल आकर्षण नहीं होता है गैस के बीच में, ध्यान रखिएगा, गैस के बीच में प्रबल आकर्षण नहीं होता है, यानी कि डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है 96 नंबर। 96 नंबर प्रश्न में है साथियों कि कंप्यूटर नेटवर्क में जो है कि बैंडविड्थ जो है क्या मापता है। बैंडविड्थ आपको मापने का काम जो है डेटा स्थानांतरित की गति को मापता है, यानी कि प्रति इकाई समय में स्थानांतरित डेटा की मात्रा कितना है, तो यह आपको बैंडविड्थ मापता है। ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा 96 नंबर के लिए। 97 नंबर प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में जो ट्रैक साइकिलिंग इवेंट में सुहानी कुमारी ने
पहले ही दिन में कितनी रजत, तो आपको 2 को जीती है, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में आपको 98 नंबर है। 98 नंबर में जो सुदीरमन कप यानी कि बैडमिंटन 2025 के खिताब किस देश ने जीता है, तो यह चीन ने जीता है। ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न देखिए, 99 नंबर में है राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के प्रबंध निर्देशक के नियुक्त किसे किया गया। सब करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो यह आपको है प्रकाश मखदूम को किया गया है। ये ऑप्शन सही जवाब है। उसके बाद में यूनेस्को 100 नंबर और अंतिम प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त जो है स्मरणीय उत्सव है और जो रमान उत्सव, ध्यान रखिए, रमान उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो कहाँ किया जा रहा है, तो यह उत्तराखंड में किया जा रहा है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। और इसी के साथ में जो आप आज का प्रश्न सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में और आप किसी प्रकार के सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करके इसको लिंक को फेसबुक व्हाट्सएप और व्हाट्सएप स्टेटस में लगा करके सहयोग करें, क्योंकि जितने बड़ा परिवार होगा आप लोग के बीच में इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग का ये दायित्व बनता है कि वीडियो को लिंक को शेयर करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, सेट नंबर 12 में मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।